हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माई सेल्फ नीतू। आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है हमारा आर्य समाज। मैंने क्या किया है कि हमारी जो जितने भी सोशल मूवमेंट्स होते हैं, सामाजिक आंदोलन होते हैं, उनकी सीरीज को शुरू किया है। मैंने अभी ब्रह्म समाज की वीडियो बना के अपलोड की है, अगर आपको चाहिए तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो आज मैं जो टॉपिक आपको कराने वाली हूँ वो है हमारा आर्य समाज के बारे में। पूरा एक कॉन्सेप्ट होता है, पूरा क्वेश्चन होता है, उसमें किसने स्टार्ट किया, कब कब स्टार्ट किया, क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या उन्होंने प्रावधान किए, सारी चीज इस टॉपिक में आपको मैं कवर कराने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा आर्य समाज, ठीक है। आर्य समाज के बारे में हम लोग आज टॉपिक जो है क्लियर करने वाले हैं। हमेशा मैं आपको बताती हूँ, आज भी बता देती हूँ, ठीक है। इसमें हम लोग कवर करेंगे, सबसे पहले करेंगे इंट्रोडक्शन जो होता है, क्योंकि आपको हमेशा एक फॉर्मेट लेके चलना होता है। जो मेरे इस वीडियो को देख चुके हैं या मेरे जितने भी सब्सक्राइबर, उनको तो पता ही होगा इस चीज के बारे में। जो भी व्यक्ति पहली बार देख रहा है उसको बताना जरूरी भी हो जाता है। तो पहले किसी भी क्वेश्चन में जो आपको लिखना चाहिए वो है हमारा इंट्रोडक्शन, यानी कि जिसको हिंदी में हम परिचय कहते हैं, ठीक है। हिंदी में उसको हम परिचय कहते हैं। दूसरा, अगर इस क्वेश्चन से संबंधित कोई डेफिनेशन है जिसको हम हिंदी में परिभाषा कहते हैं, अगर वो है तो हम दूसरे नंबर पर परिभाषा लिखेंगे। इस क्वेश्चन में कोई डेफिनेशन नहीं है, इसमें सीधा इंट्रोडक्शन है। और दूसरा सीधा आ जाता है हमारा आर्य समाज की स्थापना। इसमें दूसरा जो टॉपिक है वो सीधा ही है कि आर्य समाज की स्थापना के बारे में। और तीसरा जो हमारा इसमें आता है, इस टॉपिक को लेकर, आर्य समाज को लेकर जो हमारा तीसरी चीज आती है, ठीक है, वो है हमारे, आप इसको चाहे काम कह लो इसके, चाहे आप इसको इसकी उपलब्धियां कह लो, ठीक है, एक ही बात हो जाएगी। यानी कि आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आर्य समाज के, या फिर आप इसके पर्पस जो होते हैं, जो उद्देश्य होते हैं, या फिर ये कह लो इन तीनों, अगर ये तीनों कहीं भी हेडिंग आ जाती है, आपको बोल दें कि आर्य समाज के काम लिखो, तो जो मैं बताऊंगी वो आप लिख सकते हो। अगर बोला जाता है कि आर्य समाज की उपलब्धियां लिखो, तब भी आप इसमें ये चीजें जो मैं बताने वाली वो कर सकते हो। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि आर्य समाज के उद्देश्य लिखो, तब भी आप इसमें जो मैं पॉइंट्स बताने वाली हूँ वो लिख सकते हो। यानी कि आपको ये तीनों हेडिंग अलग अलग तरह से आ जाए, जो मैं बताने वाली हूँ वो आंसर आप साफ साफ आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और फोर्थ जो चीज आपको लिखनी है, ठीक है, और जो मैं हमेशा इस चीज पे जोर देती हूँ ताकि बच्चे भूले ना, और वो है हमारा कंक्लूजन, जिसे हिंदी में हम निष्कर्ष कहते हैं। निष्कर्ष यानी कि जो भी टॉपिक है उसका क्या सारांश निकला है, क्या एंडिंग हुई थी। और निष्कर्ष हमेशा आपको लिख के ही आना है, क्योंकि जो निष्कर्ष होता है, कंक्लूजन होता है, वो हमेशा ही आपके 2 मार्क्स का होता है। कितने का? 2 मार्क्स का आपका ये होता है। अगर आप पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हो और आपने ये नहीं किया है, आप कंक्लूजन नहीं लिख के आए हो, निष्कर्ष नहीं लिख के आए हो, तो 2 नंबर तो आपके परमानेंट कट ही गए हैं। अगर 18 मार्क्स का क्वेश्चन आप कर रहे हो या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आप जो है आपको आया हुआ है, तो उसमें से आपको 4 ही नंबर मिलेंगे, क्योंकि 2 तो कंक्लूजन के उड़ गए आपके। चाहे कितने पेज लिख के आए हो, चाहे कितना बेहतर लिख के आए हो, कंक्लूजन भूल गया तो 2 नंबर खुद ही काट के बैठ जाना आप, जितने भी हो, ठीक है। इसलिए कहती हूँ कि कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सोशियोलॉजी का है, पॉलिटिकल साइंस का है, और भी जितने भी है हमारे, जैसे कि हमारे ज्योग्राफी का है, किसी भी चीज का है, हर चीज में आपको कंक्लूजन लिख के जरूर आना। 2 लाइनें भले लिख के आ जाओ, 2 लाइनें ही लिख के आ जाओ, लेकिन लिखो जरूर। ये हमारे क्वेश्चन का हमेशा पैटर्न होता है, आपको इस पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन करना चाहिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दो, जो भी टॉपिक है उसके बारे में बताओ इंट्रोडक्शन में, फिर अगली चीज करो, फिर अगली चीज करो, फिर आपको इस तरह से पूरा कॉन्सेप्ट बन जाता है। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो अब शुरू करेंगे वो है हमारा आर्य समाज की इंट्रोडक्शन। आर्य समाज की जो परिचय है उसके बारे में बात करते हैं। और परिचय में क्या लिखा जाता है? हमेशा परिचय में पता है आपको क्या लिखा जाता है? सबसे पहले आपको परिचय में आर्य समाज के बारे में आप क्या जानते हो, कितना जानते हो, किसने शुरू किया, कैसे खत्म किया, कैसे इसका प्रचार प्रसार हुआ, कैसे इसका डेवलपमेंट हुई, विकास हुआ, वो सारी चीजें आपने यहाँ पर छोटे छोटे शब्दों में लिख देना है। ऐसा नहीं कि आपने बड़ा ही श्री राम खानी 5-6 पेजों में इसको ही लिख दिया, नहीं। इसकी लाइनों की बात करूं, लाइंस की, मार्क्स की नहीं कर रही हूं, लाइन की बात करूं, तो आपको कम से कम 5 या 6 जो लाइंस होती हैं उनमें आपको ये इंट्रोडक्शन हमेशा करना चाहिए।
5 या 6 लाइनों में हमेशा इंट्रोडक्शन होता है, क्योंकि अगर 2 लाइन लिख के आ जाओगे तब भी कोई जानकारी नहीं मिल पाएगी, जो एग्जामिनर है उसको पता लग पाएगा कितनी जानकारी है। 5 या 6 लाइनें हमेशा इंट्रोडक्शन की लिखो। अब मैं इसमें बताती हूँ कि इंट्रोडक्शन में इसमें क्या इंट्रोडक्शन में आएगा। पहली बात आएगी हमारी चलिए, पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की है। स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। आपको ये चीज इसमें लिखनी है कि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने इसकी स्थापना जो है वो की है। उसके बाद आपको हमारे जो दयानंद सरस्वती हैं इनके जीवनी के बारे में थोड़ा सा लिखना है, जिनके जीवन कहाँ जन्म हुआ, कौन कौन के मम्मी पापा थे, सारी चीजें आपको इसमें लिखनी है। पहली लाइन ये लिखनी है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो है इसके संस्थापक है, यानी कि इन्होंने आर्य समाज को बनाया है। अब इनकी जीवनी के बारे में पहली चीज करनी है कि 1824 में टंकारा में इनका जन्म हुआ, ठीक है। पहली बात कि 1824 में टंकारा में इनका जन्म हुआ, ठीक है। मूल शंकर, याद रखना कि जो मूल शंकर नाम में लिख रही हूँ ये इनके बचपन का नाम है। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो बचपन का नाम जो पैदा होते रखा गया था, इनका नामकरण किया गया था, वो मूल शंकर था। जो आज हम नाम कर रहे हैं ना स्वामी दयानंद सरस्वती, ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी कि कहाँ से मिला इनको। जैसे कई बार होता है कि लोग किसी और, उनका नाम असली कुछ और होता है, लोग उनको किसी और नाम से बुलाते हैं, वैसे इनके साथ में है। तो बचपन का नाम मूल शंकर है। इनके पिताजी जो है, इनके पिताजी का नाम श्री कृष्णा जी, ठीक है। इनके पिताजी का जो नाम है वो है श्री कृष्णा जी तिवारी, ठीक है। अब दिख रहा होगा, ठीक है। लिखा है कि इनके पिताजी का नाम श्री कृष्णा जी तिवारी है, जो कि एक रियासत जो थे वहां पर मंत्री थे, वहां पर इनके पिताजी जो है काम किया करते थे। और इनका जो जन्म है वो एक अंधविश्वासी परिवार में। ये सारी चीजें मैं मोटी मोटी चीजें करवा रही हूँ जो आपके लिए जानना जरूरी है, फालतू की बकवास तो मैं वैसे भी नहीं करनी है, ठीक है। तो इनका जो जन्म है, इनके परिवार के बारे में कि अंधविश्वासी ब्राह्मण परिवार में, ठीक है, ब्राह्मण परिवार। इनका जो जन्म है वो एक अंधविश्वासी ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद ये था कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती के पिताजी हैं वो चाहते थे कि जो हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती हैं ये शादी कर लें, यानी कि अब वो अपनी पारिवारिक जीवन में एक कदम आगे जो है बढ़ा दें। लेकिन जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं ये नहीं चाहते थे, ये शादी करना नहीं चाहते थे, शायद इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन इनके पिताजी चाहते थे कि ये शादी कर ले। अब इन पे प्रेशर डाला गया कि तुम शादी करो करो, जैसे आज के टाइम पे होता है। तो आज के टाइम में उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहा था, क्योंकि जो हमारे दयानंद सरस्वती जी हैं उन्होंने 21 वर्ष में घर छोड़ दिया, क्योंकि इन पर शादी का काफी ज्यादा प्रेशर जो है पड़ने लगा था और ये शादी करना नहीं चाहते थे। तो 21 साल की उम्र में इन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया, ठीक है। 24 वर्ष यानी कि 24 साल की उम्र में, इनकी बात करते हैं कि 24 साल की उम्र में ये मिले थे हमारी स्वामी पूर्णानंद से। अब आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, क्योंकि अब आपको पता चलेगा कि इनका नाम दयानंद सरस्वती मिला कहाँ से था, ठीक है। 24 साल की उम्र में ये जो है, ठीक है, 24 साल की उम्र में ये स्वामी पूर्णानंद से इनकी मुलाकात हुई थी, ठीक है। थोड़ा साफ करना पड़ेगा, शायद मुझे लगता है वीडियो में नहीं आ पाएगा ये, ठीक है। ये सारी चीजें स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। 1824 में टंकारा में इनका जन्म हुआ। मूल शंकर इनके बचपन का नाम था। स्वामी कृष्णा जी तिवारी इनके पिताजी का नाम है, ठीक है, जो कि रियासत में काम किया करते थे। अंधविश्वासी ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। 21 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था, क्योंकि इनके पिताजी इन पर शादी का प्रेशर डाल रहे थे। और 24 साल की उम्र में ये स्वामी जो गुरु है स्वामी पूर्णानंद, उनसे इनकी मुलाकात हुई थी। और भी चीज लिखनी है आपको इसमें। 1860 में इनकी मुलाकात जो हुई थी वो दृष्टिहीन, 1860 में इनकी मुलाकात दृष्टिहीन विद्वान विरजानंद सरस्वती, ठीक है।
तो लिखा कि ये है कि 1860 में इनकी मुलाकात दृष्टिहीन विद्वान, यानी कि दृष्टिहीन मतलब जो अंधे थे, वो देख नहीं सकते थे, तो दृष्टिहीन विद्वान बिरजानंद सरस्वती से इनकी मुलाकात हुई थी। और इन्हीं से स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने संस्कृत की काफी ज्यादा, संस्कृत की पूरी जो ज्ञान होता है, जो लैंग्वेज होती है, संस्कृत का पूरा ज्ञान उन्होंने जो है दृष्टिहीन विद्वान बिरजानंद सरस्वती जी से ही प्राप्त किया था। अब आती है इनके नाम की बात। तो इनका जो नाम है, स्वामी दयानंद सरस्वती का जो नाम है, वो उनका नाम है मूल शंकर, इनके बचपन का नाम है। तो इनका जो नाम क्या है, स्वामी, यहाँ से कर सकते हो, जैसे हमने किया था स्वामी पूर्णानंद, इनके जो 24 साल की उम्र में स्वामी पूर्णानंद से मिले थे, तो वहां से स्वामी लिया गया। और पूर्णानंद की हम लोग बात करते हैं तो वहां से दयानंद जो है, उनका जो आनंद लिया गया, पूर्णानंद में आनंद आता है, तो वो उन्होंने उठाया। और सरस्वती जो था वो इनके नाम के पीछे से उठाया गया, यानी कि ये दो महत्वपूर्ण गुरुओं से अपनी जिंदगी में मिले थे और उन्हीं के नामों से उधर चीजें उठा के इनका नाम स्वामी दयानंद सरस्वती पड़ गया था। और आज भी हम उन्हीं इसी नाम से जानते हैं। मूल शंकर इनका नाम है, बहुत ही कम लोग शायद जानते भी ना हो। आज हम इन्हीं को इनको जो है इसी नाम से जाना जाता है। ये सारी क्या चीजें हैं, ये सारी आपकी इंट्रोडक्शन है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आर्य समाज की स्थापना उन्होंने कब की, क्यों की, क्या क्या उन्होंने उस चीज में काम किया। ओके, पहली चीज जो है हमारी इंट्रोडक्शन, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम लोग करते हैं कि आर्य समाज की स्थापना। जो दूसरी चीज है वो है हमारी आर्य समाज की स्थापना की बात करते हैं। तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण डेट्स हैं जो ही वही आपको याद रखनी है, बाकी कोई चीज याद नहीं रखनी है। इसकी स्थापना की हम लोग बात करते हैं तो इन्होंने इसकी स्थापना की थी, माफ कीजिएगा, अप्रैल 1875 को इन्होंने मुंबई में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 10 अप्रैल 1875 को जो है मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर जो है आर्य समाज की स्थापना की। और आर्य समाज के बनने के 2 वर्ष के बाद, यानी कि 2 वर्ष यानी कि 24 जून को, 24 जून हमारा आता है 1877, यानी कि 1875 में मुंबई में इसको बनाया गया था। और इसके 2 वर्ष बाद यानी कि 24 जून 1877 को क्या किया था कि जो 28 नियम थे उनको 10 नियम तय कर दिया गया। चलिए, तो लिखा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में इसकी स्थापना की थी। और इसके 2 वर्ष के बाद यानी कि 24 जून 1877 को जो है उन्होंने, मतलब जब उन्होंने इसकी स्थापना की थी 10 अप्रैल 1875 को, तो उन्होंने जो हमारे आर्य समाज है उसके उन्होंने 28 नियम तय किए थे। कुछ नियम होते हैं हर समाज के, तो उन्होंने पूरे 28 नियमों को तय किया था। लेकिन जब 24 जून 1877 आया, जब इसके 2 साल हो गए इसके जन्म को बने हुए को, तब उन्होंने क्या किया कि 28 नियम को काट कर 10 नियम ही बना दिए। मतलब काफी नियम को काट कर उन्होंने सिर्फ 10 नियम तय कर दिए। और आज भी हमारे आर्य समाज के 10 नियमों का ही उल्लेख हमें पुस्तकों में देखने को मिलता है। काफी सारे और भी नियम है, लेकिन हमारे 10 नियमों को ही महत्वता दी गई है, वही इंपॉर्टेंस हमें इसमें इंपॉर्टेंट जो है हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपको आर्य समाज की। और एक बात और आपको याद रखना है कि जो आर्य शब्द है, आर्य शब्द का जो मतलब है, आर्य शब्द का अर्थ होता है हमारा श्रेष्ठ व्यक्ति। श्रेष्ठ व्यक्ति। स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज का नाम आर्य इसलिए रखा क्योंकि आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ व्यक्ति। क्योंकि जो हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती थे वो भारतीय समाज में जितने भी लोग हैं उनको श्रेष्ठ बनाना चाहते थे। आध्यात्मिक तौर पर, भौतिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर, धार्मिक तौर पर, सांस्कृतिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, हर जो भी स्टेजेस हमारी सोसाइटी में पाई जाती है, हर स्टेज पर वो भारतीय समाज के जितने भी नागरिक हैं, जितने भी लोग हैं, उनको श्रेष्ठ बनाना चाहते थे, सेल्फ डिपेंड बनाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी बंदा, कोई भी व्यक्ति, कोई नारी, कोई भी लड़की लड़का जो भी है वो किसी पर डिपेंड
वुमेन हो, वो उनको आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे, हर चीज में श्रेष्ठ बनाना चाहते थे, कोई भी ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। तो ये चीज हमारे आर्य समाज के बारे में आ जाती है कि उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स ये हैं। और आर्य समाज का अर्थ ये होता है जिसका मतलब आर्य समाज को जो हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं वो हर किसी व्यक्ति को श्रेष्ठ व्यक्ति बनाना चाहते थे। अब हम जो तीसरी चीज करने वाले हैं वो है आर्य समाज के काम कह लो या उपलब्धि कह लो या फिर उद्देश्य कह लो। उन तीनों चीजों की हेडिंग का आंसर एक ही होने वाला है जो मैं आपको इस वीडियो में कवर करवाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं फिर। चौक छोटी छोटी हो गई। चलिए, पहला जो काम है, आर्य समाज जो बना था तो उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में काम किए हैं। ठीक है, पहले की मैं बात करूं तो वो है हमारा शैक्षणिक क्षेत्र। ठीक है, उन्होंने शैक्षणिक क्षेत्र में भी काम किया। उसके बाद उन्होंने किया काफी सारे क्षेत्र हैं, एक और बाद में बनेगा। ठीक है, धार्मिक क्षेत्र में इन्होंने काम किया, फिर इन्होंने सामाजिक क्षेत्र में काम किया, चलिए ये कुछ क्षेत्र हैं। इसके बाद एक और आएगा वो है राजनीतिक क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर उनकी अंदर भी कुछ हेडिंग लिखूंगी तो जगह नहीं थी, वो अगले उसमें बनाती हूँ मैं। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो हैं उन्होंने शैक्षणिक क्षेत्र में यानी शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से सुधार किए हैं, कौन कौन से काम किए हैं। पहली जो चीज उन्होंने की थी वो है सभी वर्गों को शिक्षा। शैक्षणिक क्षेत्र में स्वामी दयानंद सरस्वती जो समाज है, ठीक है, जो हमारे आर्य समाज है, उसका पहला क्षेत्र ये है कि उन्होंने सभी वर्ग के जो लोग हैं उनको एजुकेशन देने के बारे में काम किया था। यानी हमारे समाज में बहुत सारे वर्ग पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन कई बार होता है कि कुछ ऐसे नियम बनते हैं जिससे कुछ समाज के जो वर्ग होते हैं उनको शिक्षा से वंचित रखा जाता है, उन्हें एजुकेशन नहीं दी जानी जाती है। लेकिन जो आर्य समाज है उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में पहला काम ये किया कि सभी वर्ग के जो लोग हैं, ठीक है, चाहे कोई भी वर्ग हो, अमीर हो, गरीब हो, धर्म जाति, कोई भी चीज हो, मतलब समझो कोई भी चीज हो, हर किसी को एजुकेशन दी जाएगी, फ्री एजुकेशन भी दी जाएगी, गर्ल्स एजुकेशन दी जाएगी, सारी चीजें जो है उनमें सबसे पहले काम ये किया। दूसरी चीज उन्होंने की थी वो है हमारी गर्ल एजुकेशन, यानी कि नारी शिक्षा जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे दयानंद सरस्वती हैं उन्होंने गर्ल्स एजुकेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया था, क्योंकि आपको पता है कि जो लड़कियां, पहले जमाने की बात करूं तो लड़कियों को बिल्कुल भी एजुकेशन नहीं दी जाती थी, उनको बस घर में रहना, काम करना, बस घर के अंदर रहना, कोई बाहर कदम नहीं रखना, घूमना फिरना सब बंद था। आज के टाइम पे बहुत चीजें बदलाव हो चुका है, तो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में दूसरा काम गर्ल्स एजुकेशन पे दिया, यानी कि लड़कियों को भी शिक्षा देने का काम उन्होंने किया कि हर लड़की को शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वो सेल्फ डिपेंड हो सके, खुद पैसे कमा सके, जॉब कर सके, उन्हें किसी पर भी, अपने पिता पर, अपने पति पर, अपने बच्चों पर, किसी पर भी डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए उन्होंने जो है वो गर्ल्स एजुकेशन में भी काम किया। उसके बाद तीसरी चीज जो है वो आती है हमारी वेदों की शिक्षा। वेदों की शिक्षा की बात करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की शिक्षा, यानी कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे उन्होंने वेदों की शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया कि हमारे जितने भी वेद होते हैं, 4 वेद माने जाते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और एक और वेद होता है, भूल गई मैं। ठीक है, तो 4 वेद होते हैं, उनको लोग क्या थे, समय के साथ भूलते चले जा रहे थे, तो उन्होंने काम किया कि वेदों की और शिक्षा की ओर ध्यान ज्यादा किया। और उन्होंने एक नारा भी लगाया था, इस वेदों की शिक्षा में इनका नारा है एक, ठीक है, और वो नारा है हमारा, लगता है इस वीडियो में शायद ना दिखे तो मैं इसको बोल देती हूँ नारा। ठीक है, जो नारा है वो है हमारा वेदों की ओर चलो। मैं वेद क्यों लिख रही हूँ,
वेदों की ओर चलो नारा जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की शिक्षा जो पॉइंट है उसमें दिया था। यानी शैक्षिक क्षेत्र की बात करूं तो ये पूरे महत्वपूर्ण 3 जो चीजें हैं, ये मतलब शिक्षा क्षेत्र में और भी कई सारे काम किए हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको पहले बोल दिया, जो इंपॉर्टेंट है, जो चाहिए मेन हमको वो चीज करवा रही हूँ मैं, ठीक है। और वैसे भी बहुत सारे काम है, इतने पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, तो जो मेन चीज मैं आपको दे रही हूँ वही लिख के आइए, कोई जरूरत नहीं है इधर देखने की, ठीक है। तो शैक्षणिक क्षेत्र की बात करें तो 3 चीजें जो है उन्होंने शैक्षणिक क्षेत्र में की थी। अब मैं धार्मिक क्षेत्र में इनके कामों की बात करती हूँ, इनकी उपलब्धियां, उद्देश्य जो भी कह सकते हैं। पहला जो हमारा पॉइंट है वो ये है मूर्ति पूजा। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने मूर्ति पूजा का विरोध किया है और इसके पीछे एक कहानी है, एक स्टोरी है, एक वजह है क्यों उन्होंने मूर्ति पूजा को मना किया था। क्या था कि जब ये 12 साल के थे, स्वामी दयानंद सरस्वती जब ये 12 साल के थे, तो मैंने आपको बताया था कि इनका परिवार जो था एक अंधविश्वासी ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था, जो कि शिव की उपासना करते थे। हमारे जो शिव भगवान है उनकी पूजा पाठ किया करते थे। तो शिवरात्रि का ही टाइम था, शिवरात्रि का दिन था और रात को पूजा करने के लिए जो ये स्वामी दयानंद सरस्वती अपने पिताजी के साथ में मंदिर गए थे। तो सारी पूजा पाठ करके जो है चढ़ावा चुढ़ावा चढ़ा के सारे सो गए। अचानक से रात को इनकी आंख खुली, तब उन्होंने देखा कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने देखा कि जो शिवलिंग है, भगवान शिव की जो शिवलिंग होती है उस पर कुछ प्रसाद चढ़ाया हुआ था, वहां पर चूहा चढ़ के उस प्रसाद को खा रहा है। तब उनको ये महसूस हुआ अंदर से कि जो शिव, जो भगवान खुद की रक्षा नहीं कर सकता है, खुद के भोज यानी खुद के खाने की रक्षा नहीं कर सकता है, वो हमारी रक्षा कहाँ से करेगा। उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आया। फिर उन्होंने अपने पापा को उठाया और अपने पिताजी और पापा जो उनसे पूछा इस बारे में कि ये इस तरह से तो चूहा खा रहा है, उन्होंने खुद की रक्षा क्यों नहीं की, अपना खाना क्यों नहीं बचाया। तो उनके पिताजी ने घुमा फिरा के कुछ बात कह दी, लेकिन उनको संतुष्टि वाला आंसर नहीं मिला, उनको कुछ सेटिस्फेक्शन वाला चीज होती है वो नहीं मिली। तो उसी वजह से उन्होंने ये ठान लिया कि वो मूर्ति पूजा बिल्कुल भी, उससे पहले क्या करते थे, आई थिंक 12 या 14 साल की उम्र के ये बात चल रही है, इसी वजह से उन्होंने मूर्ति पूजा को बंद कर दिया कि नहीं, जो भगवान खुद की रक्षा नहीं कर सकता वो मेरी क्या करेगा। इसी वजह से उनका कॉन्सेप्ट था, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, इन्होंने कहा। तो इसी वजह से उन्होंने धार्मिक क्षेत्र की बात करें तो मूर्ति पूजा को पूर्णतः से उन्हें बंद कर दिया। उसके बाद अंधविश्वास की हम लोग बात करें तो ये तो धर्म में आता ही आता है। पहले के लोग पूरी तरह से अंधविश्वासी थे, हर चीज को, कोई चीज खो जाती है, कुछ भी हो जाती है तो हमेशा बाबाओं के पास में जाते हैं, बलियां देते हैं, काफी सारी चीजें करते हैं, पूरी तरह से अपने आप को अंधविश्वास से। आज भी आप क्राइम पेट्रोल देखोगे तो ऐसे बहुत सारे मर्डर केस इसलिए आते हैं क्योंकि अंधविश्वास में फंसकर लोग मर्डर करने लग जाते हैं। बाबाओं के पास जाते हैं, बाबा बताते हैं इलाज कि हाँ जी आप ये कर लो और आपको ये चीज मिल जाएगी, जो चीज खो गई है, आपको चाहत है कोई चीज पाने की, तो वो चीज मतलब अंधविश्वास के जरिए लोग आज भी काम करते हैं। और पहले के टाइम की बात करूं मैं, ठीक है, तो अंधविश्वास को भी रोकने का काम स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। उसके बाद हम इसमें और पॉइंट कर सकते हैं, यात्राओं का खंडन। खंडन का मतलब होता है विरोध, अगर आपको खंडन से समझ में ना आए तो विरोध लिख देती हूँ मैं, ठीक है। यात्राओं का विरोध भी किया उन्होंने। यात्राओं का विरोध का मतलब ये है कि लोग क्या करते हैं, भगवान को ढूंढने के लिए पहाड़ों पे जाते हैं, बारिश हो, धूल हो, मिट्टी हो, कंकड़ पत्थर कुछ भी हो, नंगे पैर पहाड़ों पे। इतने बूढ़े लोग जो घर में बिल्कुल नहीं काम करते, कुछ लोग ऐसे होते हैं घर में एक बर्तन तक नहीं उठाते हैं और वहां इतनी दूर पैदल चल के जाते हैं। अभी केदारनाथ की स्टोरी आपको पता ही है, वहां पर लोग गए, ऐसी बाढ़ आ गई, इतने सारे लोग मर गए। भगवान में आस्था कोई बुरी बात नहीं है, मैं इसका कोई विरोध नहीं कर रही हूँ, मैं इनके बारे में बता रही हूँ। तो इन्होंने कहा कि हमें यात्रा करने की जरूरत नहीं है, भगवान को ढूंढने के लिए हमें दूर पहाड़ों जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है। भगवान हमारे अंदर है, दूसरे सामने के वाले व्यक्ति के अंदर है, और भगवान तुम्हारे चढ़ावे से, तुम्हारे आने से, इतनी जो है वो कष्ट उठाने से खुश नहीं होते। तुम अगर दूसरों की मदद करोगे, दूसरों की हेल्प करोगे तो भगवान वैसे ही खुश हो जाएंगे तुमसे, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने जो है यात्राओं का खंडन किया कि तुम्हें ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। तो ये हमारे शैक्षिक क्षेत्र में 3 पॉइंट है और धार्मिक क्षेत्र में आपके 3 पॉइंट आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि सामाजिक क्षेत्र में स्वामी दयानंद सरस्वती जो है उन्होंने आर्य समाज ने क्या क्या काम किए। सामाजिक क्षेत्र में बहुत सारे पॉइंट आ सकते हैं, इसमें बहुत सारे पॉइंट आ सकते हैं, इसमें कुछ ज्यादा ही पॉइंट आते हैं, ठीक है। जैसे मैं कुछ इसमें थोड़े ज्यादा पॉइंट लिख देती हूँ, एक्सप्लेन कर दूंगी मैं। पहला पॉइंट जो आता है जाति प्रथा, ठीक है। दूसरा है कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा,
फोर्थ है बाल विवाह। फिफ्थ में आप क्या करोगे? असमानता। कितने सारे पॉइंट आपके सामाजिक क्षेत्र में बन जाएंगे, कोई कमी नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। सामाजिक क्षेत्र में इन्होंने सबसे पहले जो कदम उठाया वो जाति प्रथा को लेकर किया, क्योंकि पहले के टाइम में समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। सबसे पहले ब्राह्मण थे, फिर क्षत्रिय थे, फिर वैश्य थे और फिर हमारे शूद्रास थे। ठीक है, 4 जातियों में समाज को बांटा गया था। तो उसके अनुसार बहुत सारे डिफरेंसेस किए जाते थे, बहुत ही गंदे गंदे काम करवाए जाते थे। सबसे पहले ब्राह्मण आते थे तो उनकी समाज में सिचुएशन बहुत ज्यादा अच्छी थी, पूरा मान सम्मान धन दौलत सब कुछ उनको मिलता था फ्री में। ठीक है, सबसे नीचे आते हैं हमारी श्रेणी में, सबसे नीचे शूद्र आते हैं। ठीक है, जिनकी सिचुएशन समाज में सबसे निम्न थी, बहुत बुरी हालत में थे, हमेशा मरे हुए पशुओं को उठाना, गंदे गंदे काम करवाना, करताल बजा कर जाना, ताकि उनको लोगों को, जो ब्राह्मण लोग, उनको पता चल सके कि हाँ ये लोग अछूत लोग आ रहे हैं और हम उनके रास्ते में ना आए, क्योंकि उनकी परछाई भी पड़ने से वो अपने आप को अशुद्ध अपवित्र हो जाते हैं, ऐसा समझते थे ब्राह्मण लोग। ठीक है, तो जाति प्रथा इस चीज को उन्होंने खत्म किया कि ऊपर से क्या था कि जाति के अकॉर्डिंग तुम्हारे काम, जो तुम्हारा व्यवसाय है, उसको ऑक्यूपेशन को डिसाइड कर दिया कि तुम यही काम करोगे। मतलब तुम काम भी चेंज नहीं कर सकते हो, अपनी कास्ट चेंज नहीं कर सकते हो, तुम्हें गांव से बाहर रहना पड़ता है, कुओं में नहीं आ सकते, मंदिर में कदम नहीं रख सकते हो, सार्वजनिक प्लेसेस पे नहीं जा सकते हो, हर चीज में मनाही थी। तो इसीलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे उन्होंने जाति प्रथा को खत्म करने का काम किया। दूसरा कन्या भ्रूण हत्या। कन्या भ्रूण हत्या तो उसको भी उन्होंने खत्म किया, क्योंकि छोटी छोटी लड़कियां हैं उनको पैदा होते ही मार दिया जाता था। क्यों? इसकी वजह थी लड़के की चाह, यानी हमें बॉय चाहिए, लड़का चाहिए। क्यों लड़का क्यों चाहिए? क्योंकि वही परिवार का नाम रोशन करेगा, माँ बाप के बुढ़ापे की लाठी बनेगा। पर काफी चीजें लोगों ने कॉन्सेप्ट बना के रखे हुए थे और इसी वजह से लड़कियों को जो है पैदा होते ही मार दिया जाता था। या फिर कन्या भ्रूण की बात कर रहे हैं, या तो पैदा होने के बाद मार दिया जाता था या फिर पेट में ही उनको मार दिया जाता था। ठीक है, उसके बाद दहेज प्रथा की हम लोग बात करते हैं, पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी होगी। दहेज प्रथा में आपको पता है आज भी लड़कियों को टॉर्चर किया जाता है। दहेज के लिए शादी के बाद ससुराल वाले हमेशा ही पैसे मांगते रहते हैं। 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद नहीं लाते हैं तो फिर उनको प्रताड़ित करते हैं, मानसिक तौर पर, फिजिकल तौर पर बहुत ही ज्यादा उनको टॉर्चर किया जाता है। तो दहेज प्रथा को भी खत्म करने का काम किया। बाल विवाह में क्या होता है, लड़का हो चाहे लड़की हो, उनकी 6 से 7 साल की उम्र होती है और उनकी शादी कर देते हैं। इससे लड़कियों को बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं। इसकी वजह यह है कि लड़कियां जब शादी के बाद बच्चा पैदा करती है तो उनका खुद का शरीर ही इतना डेवलप नहीं होता है कि वो बच्चा पैदा कर सके, और जब उनका बच्चा पैदा करने की सिचुएशन में आ जाती है तो बच्चा देते टाइम ही उनकी डेथ हो जाती है। दूसरा, उनको एजुकेशन नहीं मिलती है, बाल विवाह से 55 में ससुराल भेज देते हैं, ससुराल के काम करना वगैरह वगैरह। तो काफी नुकसान है और इसी वजह से लड़कियों को डेवलप करवाने के लिए बाल विवाह को खत्म करना जरूरी था, क्योंकि बड़े होकर समझ बनेगी उनके अंदर, तभी अपने लाइफ के डिसीजन ले पाएंगी ना। असमानता, जहां अमीरी और गरीब का डिफरेंस हो वहां समाज डेवलप कर ही नहीं सकता है। तो इसी वजह से, क्योंकि अमीर क्या है, लगातार अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग दुनिया में सबसे ज्यादा काम करते हैं लेकिन उनको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती है। पता नहीं किस टाइप का सिचुएशन की संरचना स्ट्रक्चर बना हुआ है कि गरीब लोग पूरे दिन मेहनत करते हैं फिर भी उनके लाइफस्टाइल बिल्कुल भी नहीं है, पूरी लाइफस्टाइल जिंदगी खराब है। ठीक है, तो जहां अमीर गरीब का फासला देखने को मिलेगा, ठीक है, हमको डिफरेंस देखने को मिलेगा, वहां ये सारी चीजें पूरी तरह से उन्होंने खत्म करवा दी। तो ये सारी चीजें हमारी मैंने आपको बता दिया कि शैक्षणिक, धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने क्या क्या काम किए। अब हम अगली चीज करेंगे, 2 मिनट रुकिएगा। ओके, माफ कीजिए, थोड़ी स्टोरेज की दिक्कत है और इसी वजह से ये चीजें मुझे बार बार वीडियो बंद हो जाती है, पता नहीं चलता, इसलिए चेक करना पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग जो अगली चीज करने वाले हैं वो है हमारा राजनीतिक कार्य, यानी आर्य समाज ने राजनीति में कौन कौन से जो है वो काम किए, यानी कि राजनीतिक कार्य। राजनीतिक कार्य में कोई भी खास पॉइंट नहीं है, जस्ट इसमें एक एक्सप्लेनेशन है। आर्य समाज जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी, तो उन्होंने राजनीतिक सुधार में ये काम किया कि उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि समाज में जो डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, जो असमानता देखने को मिलती है, जो भी मैं सामाजिक कार्य बता के हटी हूँ वो भी इसमें लिख सकते हो, अलग पॉइंट ऑफ व्यू से ये कर सकते हो कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले क्या काम किया कि लोगों के बीच में जो डिफरेंस है उसको खत्म किया। उनको ऐसा लगा कि अगर लोगों के बीच में डिफरेंस रहेगा, असमानता रहेगी, तो राजनीतिक सुधार नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्होंने लोगों को समझाया, लोगों को कॉन्शियस बनाया, जिसे हिंदी में चेतना कहते हैं, लोगों में जानकारी फैलाने का काम किया कि आप भी पॉलिटिक्स को समझिए,
जो वाली राजनीति है उसको समझिए, किस तरह से राजनेता काम करते हैं, किस तरह से आपके जो माइंड सेट है उसको राजनेता अपने भाषण के द्वारा चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो यानी ये सारी चीजें, ताकि लोगों में राजनीति के प्रति जागरूकता बढ़े, वो उनको अपने अधिकार, अपने कर्तव्य के बारे में पूरी जानकारी हो। क्योंकि जब तक लोगों को राजनीति में इंटरेस्ट नहीं होगा या अपने अधिकार कर्तव्यों के बारे में नहीं पता होगा, तब तक वो राजनीति में इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे। जब उन्हें सब कुछ पता होगा कि हाँ हमारे कौन से राइट्स हैं, हमारे कौन से कर्तव्य है, कौन से अधिकार हैं, तभी वो राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। तो राजनीतिक सुधार को करने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ये सिंपल सा एक्सप्लेनेशन जो मैंने बताया वही है, और कुछ भी नहीं है इसमें करने के लिए। हो गया। उसके बाद हमारा आता है माफ कीजिएगा, उसके बाद हमारा आता है कंक्लूजन, यानी कि निष्कर्ष की हम लोग बात करते हैं। और निष्कर्ष में आपको क्या लिखना है? निष्कर्ष में हमेशा आपको, अगर लाइनों की बात करूं तो आपको कम से कम 3 लाइन्स जो हैं वो कंक्लूजन में हमेशा ही लिख के आनी है। ठीक है, 3 लाइन्स आपको कंक्लूजन में हमेशा लिख के आनी है। और इसमें क्या लिखना है? आपको लिखना है कि उपरोक्त सारी चीजों को पढ़ने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने समाज में सुधार करने के लिए जो भी काम किए, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो, शैक्षणिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, वो हमारे आज के प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समाज में बहुत ही फायदेमंद सिद्ध हुआ है। क्योंकि अगर स्वामी दयानंद सरस्वती इन सभी सुधारों को नहीं करते तो आज हम जिस सिचुएशन में हमारा भारत है, हमारा भारत अब डेवलप होता चला जा रहा है, वो सिचुएशन में नहीं होता। अगर लड़कियों को लेकर जो उन्होंने सुधार नहीं किए होते, बाल विवाह को बंद नहीं किया होता, बहु विवाह को बंद नहीं किया होता, जाति प्रथा को बंद नहीं किया होता, तो हमारा समाज, हमारा भारत आज बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं करता। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, आप कंक्लूजन में 3 लाइन्स में आराम से लिख सकते हो। तो ये हमारा जो पूरा आर्य समाज को लेकर कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन है, पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करके जरूर जाइएगा। मैं हमेशा बोलती हूँ, जिस चीज से आपको फायदा मिलता है, मदद मिलती है, आपको एक लाइक का बटन जरूर दबाना चाहिए। अगर आपको मेरे से सोशियोलॉजी पढ़नी है ना, तो आप मेरे चैनल को आराम से सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं +1 +2 और BA BEd जितनी भी सोशियोलॉजी का आगे जितने पढ़ोगे ना, हर चीज की एक एक टॉपिक को, एक एक जो यूनिट वाइज होता है ना, उसको हर एक चैप्टर के हिसाब से मैं चैप्टर जो है वो करवाती हूँ सोशियोलॉजी का। सोशियोलॉजी में ही अगर आपको कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अपने फ्रेंड्स में प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर जरूर कीजिए, जो है कर दिया कीजिए, क्योंकि मुझको भी इससे फ़ायदा मिलेगा, साफ साफ बात ही है, मेरे को फ़ायदा मिलेगा और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उसको भी इससे पूरा फ़ायदा जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपको पढ़ाई अच्छी लगती है, मेरा पढ़ाना, मेरे मटीरियल, मेरा तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता लगे कि मैं जितनी मेहनत करती हूँ, जितने आपको पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, आपको फ़ायदा मिल रहा है। आप जितने लाइक जो है करोगे उतना मुझे पता चलता जाएगा कि हाँ, मेरा जो मेहनत है वो बेकार नहीं जा रही है। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।